हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 10 जो शुरू कर रहे हैं, इसमें जो पिछले लेक्चर में मैंने फायर से रिलेटेड अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, अप्रूवल बेसिस वाला मैनेजर कमीशन का हमने एडजस्टमेंट पिछले लेक्चर में सीख लिया था। आज उसी से रिलेटेड एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। और इसके लिए हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर आप 20 जरा देखिए जल्दी से। और मैंने जैसे कि आपको बता रखा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप 20 से 30 मिनट में सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 12th 11th लेवल पे इसमें इतना एडजस्टमेंट का नहीं आएगा, पूरा बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है। तो बीकॉम ऑनर्स हो या प्रोग्राम, दोनों के लिए ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप 20 से 25 मिनट में करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा कि 20 मिनट में आप आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कैलकुलेटर से 20 मिनट में आसानी से किया जा सकता है। तो 20 मिनट में कैसे किया जाए कि जो क्वेश्चन पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए, और एडजस्टमेंट का जो भी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है ना जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उस पे आप स्टार लगाते जाइए, और उसके बाद सीक्वेंस से आप सारे के सारे एंट्री की पोस्टिंग कर दीजिए ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। बस इतना सही खेल है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account of Mr. Mukul for the year ended 31st March 2008 and the balance sheet as at that date. हमें पता चल गया है कि 31 मार्च 2008 के डेट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे रखा हमें। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल ड्राइंग दे रखा, प्लांट एंड मशीनरी है, सेल्स परचेजेस है, रिटर्न्स है, बैड डेट्स रिकवर है, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, डिस्काउंट है, कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर डेटर है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल है, लोन, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट देना बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट एट कैनरा बैंक, वेजेस एंड सैलरी। ये आपका सारा इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस का है। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि एडजस्टमेंट पढ़ना है, और एडजस्टमेंट में जिससे रिलेटेड होगा उन सब का ऊपर स्टार लगाते जाएंगे। तो चलिए आप भी स्टार लगाइए। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस एज एट 31st March 2008 was rupees 61,500. However, its cost was rupees 80,000. हाँ जी, मार्केट प्राइस जो है आपका 61,500 है। तो एक बात ध्यान देने की है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो दोनों में से छोटा होगा उसी वैल्यू पे हम शो करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में होता है तो डबल इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो कौन सा अमाउंट लिखना है इसमें? 61,500 इसकी मार्केट प्राइस है और कॉस्ट है 80,000। तो कॉस्ट 80, मार्केट प्राइस कम है ना, तो मार्केट प्राइस ही लिखेंगे, दोनों में जो छोटा होगा। ओके सर, कमाल है, 61,500 हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो जल्दी से देखिए ऊपर प्लांट एंड मशीनरी दूसरे नंबर पे स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000 वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर 2007। इसका मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो सबसे पहले नंबर पे कैपिटल है, स्टार लगा लीजिए, फिर बात करेंगे। अगला है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे भी चार्ज है तो ड्रॉइंग्स पे भी स्टार लगा दो, पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है। अगला है goods costing ₹10,000 were destroyed due to fire on 30th March 2008. The insurance company accepted claim to the extent of 60% only and paid the claim money on 10th of April 2008. मतलब देखिए इसमें 10,000 रुपये का गुड्स जो है 30 मार्च को जल गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। वो भी कब पे किया है? 10 अप्रैल को। क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया बट पेमेंट कब किया है? 10 अप्रैल को। तो हम तो 31 मार्च 2008 को बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो हम ये मानेंगे कि 31 मार्च 2008 तक के इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट किया। इसका मतलब वो मेरे लिए डेटर बन गया, एसेट्स। और एसेट्स कहाँ जाता है? एसेट्स साइड जाएगा बैलेंस शीट में। कमाल है ना। ओके, अभी करते हैं। तो इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन सर परचेज से है, क्योंकि परचेज में से माइनस करते हैं ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ सर, ओके। अगला है उसके बाद एडजस्टमेंट, गुड्स worth ₹10,000 were sent to a customer on approval basis and have been accounted in the books as actual sales. These goods remained unapproved on 31st March 2008. The cost of such goods was ₹8,000.
हमने 10,000 रुपये का गुड्स एक कस्टमर को सेंड किए, भेजे हैं, और वो किस बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे कि भाई तेरा अप्रूवल आ जाएगा तभी हम सेल मानेंगे। बट अभी तक के उसको हमने उसका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ और हमने उसको अकाउंट में कर लिया, मतलब रिकॉर्ड कर लिया है एज ए एक्चुअल सेल्स। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक्चुअल सेल्स हमने रिकॉर्ड कर लिया है तो डेटर हमने उधार सेल मान लिया होगा, तो डेटर क्रिएट हो गया होगा, तो डेटर में से ही माइनस कर देंगे, सेल्स में से भी माइनस कर देंगे। और क्योंकि अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है तो हमने सेल मान लिया था, तो हम ये मान लिए होंगे कि गुड्स चला गया, बट एक्चुअल में तो गया नहीं है। वापस अगर आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक उतने से बढ़ जाएगा ना, हमने सीख लिया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। डेटर और सेल्स में से माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों जगह प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में क्या कॉस्ट प्लस करते हैं, अभी देखते हैं और आगे। रिसीव्ड क्रेडिट परचेज इनवॉइस ऑफ ₹10,000 on 27th March 2008 and recorded in the books but the goods were not received till the end of the accounting year। यानी कि 10,500 रुपये का हमने क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज किया है, उसका इनवॉइस रिसीव हो गया। इनवॉइस जैसे रिसीव होगा तो अकाउंटेंट क्या करेगा, रिकॉर्ड तो कर देगा ना। हाँ, वो थोड़ी ना देखने जाता है कि भाई आपका गुड्स फिजिकल आपके पास आया या नहीं आया। तो इनवॉइस रिसीव हो गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, बट द गुड्स वर नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। गुड्स आया नहीं और अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया, तो अकाउंटेंट ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा सर, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगा कि गुड्स उसने परचेज किया होगा क्या, उधार में, तो परचेज और क्रेडिटर में इंक्लूड हो गया होगा, तो वो तो ठीक है। पर क्या वो जो गुड्स है अगर आ जाता तो आपका स्टॉक में इंक्लूड होता ना। हाँ सर, बट वो आया ही नहीं है, तो क्या करें, फिजिकल में अभी आया नहीं है तो स्टॉक में इंक्लूड नहीं। आपके पास जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक तो वही लिखते हो ना जो आपके पास वो स्टॉक जो बिका नहीं है रह जाता है। अब जो आया नहीं है क्या उसको क्लोजिंग स्टॉक में आपने कंसिडर किए होगे, नहीं सर, बट क्योंकि अब परचेज मान लियो, रिकॉर्ड कर लियो, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अभी सीखेंगे। और लास्ट में मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन। यानी कि हमें मैनेजर कमीशन भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। देखो परचेज और सेल्स और डेटर सबसे रिलेटेड है, तो परचेज पे स्टार एक और लगा लो, सेल्स पे लगा लो स्टार, डेटर पे भी लगा लो स्टार, तो ये डेटर पे लगा लो। कमाल है, बाकी खत्म हो गया। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल लिख लीजिए, कितने रुपए का कैपिटल है आपका, 1,70,000। आपको मालूम है ना कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और जो ड्रॉइंग्स होता है वो ड्रॉइंग्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब कैपिटल पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले नंबर पे था ना, मतलब सी एडजस्टमेंट में 6% कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए बोला है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000 वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर 2007। ये आपका 1,70,000 रुपये टोटल कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। इस 1,70 में 10,000 रुपये जो है 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब पूरे साल जो है आपके पास 1,60,000 रुपये रहा होगा ना, तो इस 1,60,000 रुपये का 6% पूरे साल के लिए लगेगा, और जो 10,000 रुपये बाद में इंट्रोड्यूस किए हो उस पर 6% कितने महीने के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। तो कितना रुपए आ जाएगा ये आपका, 1,60,000 रुपये का 6% 9,600, और ये आपका 600 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 300 रुपये, तो मतलब 9,900 रुपये। क्या ये पूरे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं पे लिखा है कि हमने पे कर दिया है, नहीं ना, तो इसका मतलब अभी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपए, 9,900 रुपये, और ये 9,900 कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, कितना रुपए, 9,900। कमाल है, ये तो कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट है, इसमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको प्लस करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे दिया है कितना परसेंट, 10,000 रुपये दे दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या खेल है इस क्वेश्चन में, 10,000 रुपये का है। कितना रुपए का ड्राइंग्स है सर, 10,000 रुपये का। और जरा देखो लिखा है
चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कितना बोला है? 9%। कमाल है ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एक कहानी है, इसमें हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब भी एक रूल है, इसका डिटेल जब आप क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का जब मैं कराऊंगा तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पूरा 2 लेक्चर स्पेशल क्लास होगा, वहां पे पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि जब भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स यानी आपने कब विड्रॉ किए हो फर्म से पर्सनल पर्पस के लिए, उसका डेट नहीं दे रखा होता है तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये रूल है। तो 1 लाख रुपए का 9% आपका 9,000 रुपये और 6 महीने के लिए 4,500। अब बताओ 4,500 रुपये जो है वो क्या है आपके लिए? इनकम है। क्या है वो आपके लिए? इनकम है। मतलब कि एंट्री किसके बिहाफ पे किया जाता है? फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म के लिए इनकम है तो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 450 रुपये। सॉरी, ये यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है। कितना आएगा? 450 रुपये आएगा ना, क्योंकि ये 10,000 का 9%, ये 450 रुपये आएगा। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक और, ये ड्राइंग्स के साथ, क्योंकि ड्राइंग्स है ना तो इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रुपए? 450 रुपये। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है तो यहाँ क्रेडिट हो गया। अब वो पैसा किसके जेब से जाना है? पार्टनर ओनर के जेब से ना, तो ओनर के जेब से जाएगा तो उसका कैपिटल कम होगा ना, तो ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी कैपिटल कम हो जाता है। ओके सर, ये तो हो गया। अब अगला क्या है? नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू 1,10,000 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। कितना परसेंट है? 10%। तो कितना माइनस हो जाएगा? 11,000 रुपये। तो आपका आ जाएगा 99,000। और जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चला जाता है? पीएनएल अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपए? 11,000 रुपये। कमाल है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर जो डेप्रिसिएशन का सेकेंड था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका सेल्स एंड परचेज। आपको मालूम है ना कि सेल्स पहले लिखे होने का मतलब ये नहीं कि पहले 84,000 है तो सेल्स होगा। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स आपका 1,65,000 है। बाई सेल्स लिखेंगे 1,65,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसका बहुत कहानी है। ओके, क्या क्या कहानी है? क्या इस क्वेश्चन में रिटर्न है? हाँ जी, रिटर्न भी है और परचेजेस भी है। ऊपर ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक भी अभी लिख लेंगे और परचेजेस भी है तो परचेजेस भी लिख लेंगे। माइनस कर देंगे रिटर्न, तो रिटर्न दोनों का दे रखा है, सेल्स का भी है और परचेज का भी है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड 84,000 है सेल्स, और परचेज का उल्टा रिटर्न होता है। परचेज का अगर डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न कितना होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि 4,000 रुपये। और सेल्स का डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा? सेल्स रिटर्न का होगा सर डेबिट बैलेंस। कमाल हो गया, ये तो हो गया, रिटर्न तक हो गया। बैड डेट्स हमारे लिए घाटा है, पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया। एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स नहीं है, तो सीधा सीधा आप पीएनएल अकाउंट में लिख दीजिए बैड डेट्स। कितना रुपए है बैड डेट्स? और बैड डेट्स रिकवर भी है। बैड डेट्स रिकवर क्या होता है? वो आपके लिए इनकम होता है। क्या होता है? बैड डेट्स रिकवर इनकम। कितना है जी बैड डेट्स? बैड डेट्स का मतलब घाटा, तो आपका डेबिट साइड होगा 5,000 रुपये है सर घाटा। दुनिया का बोझ पीएनएल अकाउंट उठाता है। और बैड डेट्स रिकवर 26,450, 26,450 रुपये बैड डेट्स रिकवर। हाँ, पहले कभी बैड डेट्स हो गया था तो हमने बैड डेट्स जैसे मान लिया कि इस साल बैड डेट्स हो गया 5,000 रुपये, अगले साल वो 5,000 रुपये अगर मिल जाए तो इनकम हो जाएगा ना। इस साल डूब गया पैसा तो लॉस हो गया, हमने लॉस मान लिया। अब अगर अगले साल वही मिल जाए तो इनकम हो जाएगा ना। तो वैसे पिछले पहले कभी ये डूब गया होगा, इस साल मिल गया तो फायदा है, तो क्रेडिट साइड। कमाल है। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट आउटवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड लाने का फ्रेट भाड़ा जो है लाने का, तो खरीद के लाने का भाड़ा जो होता है वो कहाँ पे आता है सर? वो तो आता है ट्रेडिंग में। 5,000 रुपये फ्रेट इनवर्ड। और फ्रेट आउटवर्ड, आउट करने का भाड़ा, तो
तो आउट करने का भाड़ा जो होता है वो कहाँ जाता है, वो P&L में जाता है। कितना रुपये है, 7,000 रुपये। तो ये फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड हो गया। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट आपका जो है वो दोनों दे रखा है 2000। ये थोड़ा लाइनिंग में मिस्टेक हो रहा है, तो मैं लाइन कर ले रहा हूँ कहीं अमाउंट आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि अगर अमाउंट ऊपर नीचे अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो डिस्काउंट देखिए दोनों साइड दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट। तो डिस्काउंट जो डेबिट वाला होगा उसको डेबिट में लिख लीजिए, जो क्रेडिट वाला होगा क्रेडिट में लिख लीजिए। डिस्काउंट का डेबिट में कितना रुपए है, डिस्काउंट 2000 रुपये डेबिट में है, ये मतलब डिस्काउंट अलाउड है। और क्रेडिट में 1000 रुपये मतलब डिस्काउंट रिसीव है। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव है और इसका मतलब अलाउ है। ओके, नेक्स्ट है सर डिस्काउंट के बाद कमीशन। कमीशन भी दोनों तरफ है, डेबिट और क्रेडिट। तो कुछ नहीं करना है, डेबिट वाले को डेबिट साइड और क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड, बस इतना सही करना है आपको काम। कितना कितना रुपए है कमीशन, कमीशन 4000 रुपये डेबिट का है और 3000 रुपये क्रेडिट का है। कमाल है। नेक्स्ट जो है आपका रेंट है, तो रेंट भी दोनों साइड दे रखा है 3000 और 4000। तो रेंट दे रखा है, यहीं पे आएगा टू रेंट और यहाँ पे बाय रेंट। तो यहाँ पे ये रेंट रिसीव हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। तो रेंट में है 3000 4000, यानी डेबिट में 3000 रुपये है और क्रेडिट में कितना रुपये है आपका 4000 रुपये, मतलब रिसीव हुआ है रेंट। अगला है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी दे रखा है, दोनों साइड दे रखा है क्या, हाँ जी, इंटरेस्ट भी दोनों साइड दे रखा है। तो दोनों साइड लिख लो, डेबिट वाला डेबिट, मतलब यहाँ इंटरेस्ट पेड है और यहाँ इंटरेस्ट रिसीव है। कितना कितना रुपये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सर 2500 डेबिट में है और 3000 रुपये क्रेडिट में है। 3000 रुपये आपका क्रेडिट में है। नेक्स्ट है सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यहीं पे आता है ऑफिस का खर्चा, कितना है, ऑफिस एंड एडमिन है आपका 6000 रुपये। नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भी यहीं पे आता है ना, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है आपका 10,000 रुपये। उसके बाद क्या है आपका क्रेडिटर एंड डेटर। तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी साइड जाता है और डेटर कहाँ जाता है, एसेट साइड। तो आप डेटर को एसेट साइड में लिख लीजिए। कितना रुपए है क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर है आपका क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है। तो क्रेडिटर ध्यान देना 2,02,000 रुपये है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है 2,02,000 रुपये। और क्योंकि डेटर भले ही बाद में लिखा हो, पर क्योंकि डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स है ना, तो 2,15,000 रुपये। कितना है, 2,15,000 रुपये। ठीक है सर, क्योंकि डेटर से रिलेटेड स्टार है, तो जरा देख लेते हैं कि डेटर का क्या इफेक्ट होगा। चलो जी, अब परचेज का भी देख लेते हैं, क्योंकि परचेज पे स्टार था ना। हाँ सर, परचेज सेल्स इन सब पे स्टार ही स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहला क्या था आपका गुड्स कॉस्टिंग, एडजस्टमेंट नंबर ई देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर ऑन 30 मार्च 2008। द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ओनली एंड द पेड क्लेम मनी ऑन द 10 अप्रैल 2008। मतलब 10,000 रुपये का सामान जल गया है और 2008 30 मार्च को जल गया है, इसी फाइनेंशियल ईयर में ना। तो जितने का गुड्स जल गया है, मैंने क्या बोला था, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने रुपए का सामान जल गया सर, 10,000 रुपए का। और जितने रुपए का सामान जल गया माइनस कर दिया ना। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 60%, तो 10,000 का 60% 6,000 रुपए, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट भी कर दिया। ब्रो पेमेंट कब किया, 10 अप्रैल को। क्या हम 10 अप्रैल में बना रहे हैं, नहीं, हम 31 मार्च तक का ही हमको लेना है। तो इसका मतलब 31 मार्च तक के क्या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, नहीं दिया। क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया बट पैसा नहीं दिया। तो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लिखो या इंश्योरेंस क्लेम। कितना रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, 6,000 रुपए। बताइए 10,000 रुपए का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, कितने का घाटा, सर 4,000 रुपए का। तो टू लॉस बाय फायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर। कितना, 10,000 का सामान जला, 6,000 मिल गया, तो 4,000 रुपये का घाटा, 4,000 रुपये का घाटा।
ओके सर। अगला है गुड्स वर्थ ₹10,000 वर सेंड टू अ कस्टमर। मैं अभी पढ़ लिया था हमने कि 10,000 रुपये का सामान जो हमने कस्टमर को भेजा था अप्रूवल बेसिस पे बेचने के लिए, बट अकाउंटेड इन द एक्चुअल सेल्स। हमने अपने बुक में उसको अकाउंट रिकॉर्ड कर लिए हैं एक्चुअल सेल्स, और उसका अप्रूवल जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। मतलब कि 31 मार्च खत्म हो गया और उसकी तरफ से हाँ की बात नहीं आई कि मैंने ले लिया, मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम उसको सेल्स नहीं मान सकते। तो एक्चुअल सेल्स अगर हमने मान लिया है, तो सेल्स अगर मानते तो क्या हमने सीखा था ना कि उधार सेल तो डेटर टू सेल्स, तो डेटर भी बढ़ गया था, सेल्स भी बढ़ गया था, अब घटा दो तो माइनस कर देंगे क्या डेटर सेल्स में से और डेटर में से। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना एक्चुअल सेल्स का अमाउंट? एक्चुअल सेल्स का अमाउंट है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का ही तो आप एक्चुअल सेल्स माने होंगे ना, सेलिंग प्राइस पे शो करते हैं। डेटर में से भी उतना ही माइनस करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000 रुपये। कमाल है ना? हाँ सर, ये तो माइनस हो गया। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ सच गुड्स वॉज ₹8,000 और इसका जो गुड्स का जो कॉस्ट है वो 8,000 रुपये है। मैंने क्या पता है कि अब ये तो दो इफेक्ट हो गया। अब गुड्स हमने उसको सेल मान लिया था, बट एक्चुअल में क्या सेल हुआ? नहीं हुआ। तो जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमने अगर सेल मान लिया था तो उसको उतने से क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम शो हो रहा होगा ना। अब क्योंकि सेल हुआ नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक हम हमेशा किस पे शो करते हैं? कॉस्ट पे। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? आपका मार्केट वैल्यू भी दे रखा है और क्या दे रखा है? और आपका कॉस्ट भी दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का देखिए सबसे पहले नंबर पे एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू है 61,500 और कॉस्ट 80,000। दोनों में जो छोटा होगा, तो दोनों में जो छोटा है वो 61,500 रुपये है, तो 61,500 रुपये जो है वो हम लिख लेंगे। कमाल है ना? तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या, हम माइनस कर दे, प्लस कर देंगे गुड्स विद कस्टमर। किसके पास है गुड्स? 8,000 रुपये। दोनों जगह हमने प्लस कर दिया गुड्स विद कस्टमर। ठीक है सर, ये तो हो गया। अगला एक और एडजस्टमेंट था, इससे अगला जी एडजस्टमेंट जरा देखिए। रिसीव्ड क्रेडिट परचेज इनवॉइस ऑफ ₹10,000 ऑन 27 मार्च 2008 एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट द गुड्स वर नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर। 10,500 का हमने गुड्स खरीदा था, 10,500 का उधार में, उसका इनवॉइस रिसीव हो गया तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया होगा। तो अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो इसका मतलब ठीक है, क्रेडिटर में भी इंक्लूड है, परचेज में भी इंक्लूड है, ठीक है, बट सामान ही नहीं आया है। सामान इसका मतलब रास्ते में रह गया है, तो रास्ते में रह गया। अगर सामान आ गया होता तो उतने से आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता ना दोनों जगह, बट आया ही नहीं है, 10,500 का रास्ते में ही अटक गया है, तो आ जाता तो यहाँ पे। तो अब क्या करें? सही करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस कर दो गुड्स इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। रास्ते में अटक गया जी 10,500 रुपये का, तो दोनों जगह आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस हो गया, यानी कि सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। आखिरी वाला रह गया मैनेजर कमीशन, वो सबसे बाद में देखेंगे। तो देखिए क्रेडिटर डेटर हो गया, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल। क्या है? बिल्स पेबल है और बिल रिसीवेबल है। कितना रुपए है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल? देखिए अब यहाँ पे भी बिल्स पेबल पहले लिख दिया है, इसका मतलब पहले वाला अमाउंट बिल्स पेबल का नहीं होगा। आपको अच्छे से पता है कि बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में देखिए 5,600 रुपये है। कितना रुपये है? 5,600। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस। तो बिल रिसीवेबल कितना रुपये है? 10,000 रुपये है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है लोन। लोन देखिए कमाल है, लोन भी दोनों साइड में दे रखा है। इसका मतलब एक लोन ले रखे हैं और एक लोन दे रखे हैं। तो लोन जो हम ले रखे होते हैं उसका तो लायबिलिटी साइड होता है, और जो लोन हम दे चुके होते हैं ना उसको ये लोन टेकन है। क्या है? ये लोन टेकन है और ये लोन गिवन है। याद रखिएगा, जो लोन का क्रेडिट बैलेंस होगा वही आपने लोन लिया है। तो क्रेडिट साइड का मतलब 50,000 रुपये है। इसका मतलब 50,000 का आपने लोन ले रखे हैं और 20,000 रुपये का लोन आप दे रखे हैं। ओ माय गॉड, दे रखे हैं, तो इसका मतलब एसेट्स है, आपके लिए एक प्रकार से डेटर बन गया।
लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये का, क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये का, तो लिख लीजिए एसेट साइड में। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक है आपका 54,000 का, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक है 54,000 का। नेक्स्ट जो है आपका इन्वेस्टमेंट ओपनिंग हो गया। कैश इन हैंड है 5,000 रुपये, क्या है आपका कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 5,000 रुपये। कैश इन हैंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है कैश एट देना बैंक, तो कैश एट देना बैंक एसेट साइड आएगा, कैश एट देना बैंक। कितना है कैश एट देना बैंक, कैश एट देना बैंक है 45,550, 45,550 आ गया। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट एट कैनरा बैंक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिख लीजिए 20,000। कमाल है ना। और आखिरी में वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले लिखा है तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है सर, तो लिख लीजिए कितना रुपए है वेजेस एंड सैलरीज, 1,000 रुपये है। कमाल है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ 84,000 का परचेज था, उसमें से 4,000 रुपये रिटर्न माइनस करना था और 10,000 रुपये का गुड्स परचेज, तो ये आपका यहाँ आ गया 70,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है, आपका 165 का सेल्स था, उसमें से रिटर्न माइनस करना था 5,000 रुपये, घटाने पर इधर का आ रहा है 1,00,000 रुपये। कितना आ रहा है 1,00,000 रुपये। तो ये 1,00,000 रुपये जो आया बैलेंसिंग फिगर, उसको क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपये है सर, 1,00,000 रुपये। अब क्या करना है कि इसका टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल आप करिए 1,37,900। तो क्योंकि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 1,37,900। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1,00,000 क्रेडिट साइड का टोटल किया, 1,37,900 रुपये आ गया। अब डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए 64,400। डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 64,400। अब मैं घटा दूंगा कितना, 1,37,900 रुपये में से, तो कितना आ जाएगा आपका 137,900, 64,400, 73,500। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका क्या आता था दोस्तों, ये आपका आता था नेट प्रॉफिट आता था, ये आता था ना नेट प्रॉफिट। सर हम यही सीखे आज तक कि क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाने पे जो आता है नेट प्रॉफिट आता है। बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह हम इसको लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, मैनेजर कमीशन। और मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू में रेट और डिवाइड में या तो 100 या फिर 100 प्लस रेट। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो नीचे सिर्फ 100 आता था, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100 प्लस रेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे लास्ट एडजस्टमेंट जो रह गया था, मैंने बोला था बाद में कराऊंगा, तो मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन। आफ्टर, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन। तो इसका मतलब 100 प्लस रेट, और रेट कितना इस क्वेश्चन में 5% बोला है। कितना परसेंट बोला है, 5। अब कौन से प्रॉफिट पे, तो यही अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना, जो प्रॉफिट होता है वही। तो क्रेडिट साइड का टोटल में सारा डेबिट साइड का घटाने पे कितना है, 73,500। तो 73,500 इनटू में रेट है 5, रेट 100 प्लस रेट, यानी 100 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 105। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, डिवाइड करना है 105 से, तो कितना आ जाएगा आपका 3,500 रुपये। तो ये मैनेजर कमीशन। अब ये एक्सपेंस है ना, तो ये एक्सपेंस कहाँ पे चला जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, मैनेजर कमीशन। कितना है, 3,500 रुपये। और क्योंकि इसका पेमेंट हो गया है, अगर पेमेंट हो गया होता तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, और आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होता, बट नहीं दे रखा है ना, पेमेंट नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन
किधर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कितना रुपए सर, 3500। कमाल हो गया सर। अब नेट प्रॉफिट तो सर बहुत आसानी से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल में से ये सारा खर्चा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सारा खर्चा घटाने पे तो हमें पता है 73,500, तो इसमें से सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आया है, सिर्फ एक्स्ट्रा 3,500 आया, तो घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा सर, 70,000 आ जाएगा। और ये 70,000 पे मेरा कहाँ, कैपिटल में प्लस हो जाएगा सर। कमाल है। तो अब ये 70,000 पहले से कितना है, 1,70,000 रुपये है, 9,900 रुपये ऐड होगा प्लस 70,000 रुपये और कितना आ जाएगा, 2,49,900 रुपये, 249,900 माइनस कितना करना है, 10,000 माइनस करना है 450, तो ये आपका आ जाएगा 2,39,450। अब बाकी टोटल कर लीजिए, 2,02,000 है, उसके बाद 5,600 है, 50,000 रुपये है, 20,000 रुपये है और 3,500 है, तो 5,20,550 रुपये। ठीक है। अब एसेट साइड में कुछ कैलकुलेशन हमारा रह गया था। कैसा रह गया था कि यहाँ पे हमने 2,15,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2,05,000 रुपये। और इधर क्या, इधर 61,500, 8,000, 10,500 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 80,000 रुपये। तो ये हमारा टोटल इसका जोड़ लीजिए, 99,000, 2,05,000, 5,000, 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 6,000 है, 80,000 रुपये है और 45,550 है। तो आ गया 5,20,550। कितना आ गया दोस्तों, 5,20,550। कमाल है ना। एक बार में हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया ना। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बीकॉम लेवल में सीधा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप 25 से 30 मिनट में आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सोचिए ना, एक बार में हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, कोई गड़बड़ कुछ भी गलत यहाँ वहाँ नहीं हुआ। तो उसके लिए करना क्या है कि जैसे जितने एडजस्टमेंट हैं, उस सारे एडजस्टमेंट का जिस आइटम से रिलेटेड है, सारे आइटम पे स्टार लगा दो, और उसके बाद एक एक करके आइटम की पोस्टिंग करते जाना है। जो ट्रेडिंग में और जो बैलेंस शीट में जो पीएनएल में, साथ में उसका एडजस्टमेंट जितना भी है सब एक साथ पोस्टिंग करते हो। वहां जो एडजस्टमेंट में एसेट साइड, वहां यहाँ जो भी जैसे जैसे हो रहा है, साथ में जैसे मैंने बताया आपको उसी तरह से फॉलो करते जाना है। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर 10 कंप्लीट हो गया है। अगर और कोई डाउट हो तो बताइए क्वेश्चन कमेंट करके, मैं और कुछ एग्जांपल क्वेश्चन करा सकता हूं। 10 मैंने अपनी तरफ से करा दिया है। जैसा भी लगे अच्छा कमेंट करिए, बताइए, मोटिवेशन मिलेगा। अगर कुछ कमी है तो भी बताइए, सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।